दोस्तों हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो इतिहास की तरफ चलते हैं। तो पहला यूनियन बजट जो इंडिपेंडेंट इंडिया का था वो आप सभी को मालूम है, षणमुखम चेट्टी जी के द्वारा दोस्तों प्रस्तुत है, जो कि किया गया 1947 में। टोटल रेवेन्यू 171 करोड़ का था। ओके, और घाटा उस टाइम पे 24 करोड़ रुपए का था। टोटल खर्चा 197 करोड़ करने की बात करी गई थी, जिसमें से 40% से भी ज़्यादा, मात्र 200 करोड़ का बजट था ये। मतलब सोचो, आज 200 करोड़ का पहला हमारा बजट था, जिसमें से अगर आप देखोगे 42% से भी ज़्यादा का तो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस का बजट था, क्योंकि डिफेंस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो उस टाइम पे नेहरू जी के द्वारा 92 करोड़ रुपए सिर्फ डिफेंस में डाले गए। उसके बाद अगले बजट में इंडस्ट्रियलाइजेशन और बाकी चीज़ों के ऊपर किया गया, है ना। नॉर्मली एक प्रथा हुआ करती थी कि पहले 90 से पहले, है ना, सुबह 11 बजे, शाम में 5 बजे बजट को पेश किया जाता था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या करते थे कि ब्रिटिशर्स का ही तरीका था कि वो सुबह 11:30 बजे उनके रेस्टिंग पीरियड हुआ करता था, तो शाम में 5 बजे पेश किया करते थे। लेकिन बाद में 90 के बाद में इसको चेंज किया गया प्रथा को, और सुबह 11 बजे बजट पेश करना स्टार्ट कर दिया गया। मोरारजी देसाई ने दोस्तों सबसे ज़्यादा बजट पेश किए हैं, 10 बार। उसके बाद में चिदम्बरम जी 9 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार, और उसके बाद 7 बार वाले भी कई लोग हैं, मनमोहन सिंह जी, कृष्णामाचार्य जी ने 6 बार, निर्मला जी दोस्तों इस बार 5वीं बार है जो कि निर्मला जी के द्वारा बजट पेश किया गया। ठीक है, ऑलराइट, एक बार वीडियो को शेयर कर देना अगर किसी ने शेयर नहीं किया है तो। चलो, अब ये बजट होता क्या है। देखो, बजट क्या है, एक ब्लूप्रिंट होता है कि भाई सरकार कितना खर्चा करने वाली है एक इस आने वाले साल में, सरकार ने कितना पैसा जो है वो टैक्स से कमाया है, और दोनों के बीच में जो घाटा हुआ है उसको हम लोग कहाँ से मैनेज करने वाले हैं। अब जैसे कि आपका घर का बजट होता है 100 रुपये, उसमें आपने 20, मान लीजिए 10,000 का बजट है, 2,000 रुपये आपने खाने पे लगाए, 1,000 रुपये एजुकेशन पे लगाया, 2,000 रुपये मेडिकल पे लगाए, 500 रुपये आपने किसी को डोनेट कर दिए, 1,000 रुपये आपके ट्रांसपोर्टेशन में लग गए। इस तरीके से एक घर का बजट होता है, उसी प्रकार से एक देश का भी बजट होता है, जिसके अंदर और सरकार ये भी बताती है उसके ऊपर कि भाई कैसे हम लोग जो है इस घाटे को कम करने वाले हैं। तो आर्टिकल 112 के अंदर इसको दोस्तों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि बोला गया है। ये जो बजट वर्ड है ना, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है, ये तो हम लोग हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ड को काम में लेते हैं। इसको नॉर्मली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि कहते हैं। एक बजट डिवीजन होती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, तो उसके द्वारा दोस्तों ये किया जाता है। ठीक है, बजट डिवीजन के द्वारा इस बजट को बनाया जाता है। ऑलराइट, अब देखो 2-3 वर्ड समझ लो, उसमें 4-5 वर्ड बहुत ही ज़रूरी है ना। यहाँ पे देखिए, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, ये क्या होता है, समझने की कोशिश करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझना है तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि सरकार जो भी पैसा असेट बनाने में लगाती है, जो लंबे टाइम तक सरकार के पास रहे, जैसे कि नए हॉस्पिटल, नए स्कूल, समझ गए, रोड नेटवर्क, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि आपने ऐसा पर्पस क्या है कि आपको अपने असेट बढ़ाने हैं ताकि आप जॉब क्रिएट कर सको, वहाँ पे बिजनेस बढ़ा सको, ये सारे काम के लिए आते हैं। इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसके अंदर आप असेट को नहीं बढ़ाते हो, लेकिन आपको डे टू डे खर्चे जो है वो झेलने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी तो सबको देनी देनी है, कोई भी डे टू डे खर्चा होता है, सब्सिडी देनी होती है, किसी का इंटरेस्ट पेमेंट देना होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कभी भी आपके एसेट नहीं बनते, बस आपको रीअकरिंग जो खर्चा है ना, वो आपको उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ता है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,00,000 करोड़ है, इसका मतलब मेरे को एसेट बनाना है सरकार को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया कि आपको डे टू डे वर्किंग वाले पैसे हैं जो कि देने हैं, इसके अंदर आपका कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, दोनों केस में आप लायबिलिटीज को कम करने की कोशिश करते हो, कैसे भी कर सको। समझ में आ गया क्या दोनों वर्ड? मेरे को बता दो एक बार थम्स अप करके कि हाँ सर ये दोनों वर्ड है जो कि समझ में आ गए हैं। आगे बढ़े फिर। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्पस क्या है, असेट को बढ़ाना, उसमें पैसा लगाना ताकि लॉन्ग टर्म के लिए काम आए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डे टू डे खर्चा होना, समझे। चलो सेकंड बात करते हैं, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। नॉन डेप्थ कैपिटल रिसीट और डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, ये 3 वर्ड है जो कि रिसीट के होते हैं। ठीक है, अब जैसे रेवेन्यू रिसीट के अंदर क्या होता है, तो देखो लायबिलिटी तो हम लोग कभी चाहते ही नहीं है कि इंक्रीज हो किसी भी केस के अंदर। अब रेवेन्यू रिसीट के अंदर क्या, जो भी पैसा दोस्तों टैक्स से या फिर नॉन टैक्स से किसी भी प्रकार से हमारे पास आ रहा है, आता हुआ पैसे को हम लोग रेवेन्यू रिसीट है जो कि कहते हैं। यानी कि रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू क्या है यानी कि पैसा कमाया है हमने। समझ गए, बहुत ही सिंपल वर्ड है ये। ऑलराइट, उसी तरीके से नॉन डेप्थ रिसीट,
नॉन डेप्थ का मतलब क्या है, अगर आपने मान लीजिए कोई लोन है उसको रिकवर कर लिया तो आपके पास एकदम से पैसा आ गया, अब ये टैक्स वाला तो नहीं है। नॉन डेप्थ रिसीट, आपने लोन, आपने कोई डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई प्राइवेट, कोई आपने पीएसयू बेच दी, वहाँ से भी पैसा मिला, तो ये सारा पैसा दोस्तों क्या है, कोई पीएसयू है उसको सेल कर दिया, आपका कोई लोन का रिकवरी हो गया, ये सब जो है आपके नॉन डेप्थ रिसीट के अंदर आते हैं। ये सब आपके इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है जो कि पेपर में पूछते हैं। समझ गए मेरी बात। रेवेन्यू रिसीट तो सिंपल से जो टैक्स का नॉन टैक्स का पैसा आ रहा है, नॉन डेप्थ के अंदर जो लोन की रिकवरी हो रही है, आपका डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऑलराइट, उसको कहते हैं हम लोग। इस तरीके से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है, जो भी खर्चा किया और जो भी पैसा कमाया उन दोनों के बीच में जो भी, जैसे कि आपकी इनकम है 10,000 रुपये, आपका खर्चा है 12,000 रुपये, तो आपका 2,000 रुपये का फिस्कल डेफिशिएट है। समझ गए मेरी बात, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, कितना कमा रही है, ऑलराइट, ये इसको हम लोग कहते हैं। मतलब अगर आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, खर्च कम कर रहे हो तो पॉजिटिव है, और अगर ज़्यादा खर्च कर रहे हो, कम कमा रहे हो तो ये नेगेटिव है। इसी प्रकार से एक और वर्ड आता है प्राइमरी डेफिशिएट। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी खर्चा है, जैसे कि 2,000 रुपये का खर्चा था अभी आपका, लेकिन इसमें कई बार क्या होता है आपको इंटरेस्ट का पेमेंट, जो आपने पैसे लिए उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, समझ रहे हो, तो वो भी आपको, क्योंकि 2,000 रुपये के लिए आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी देना पड़ा होगा इस 2,000 रुपये को मैनेज करने के लिए। 2,000 रुपये आपने खर्चा आपका ज़्यादा है, तो 2,000 रुपये आपने किसी बैंक से लिए होंगे, वहाँ पे इंटरेस्ट भी दिया होगा, तो वो इंटरेस्ट भी तो जोड़ो, तो उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिशिएट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और रेवेन्यू डेफिशिएट के अंदर उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आपने लॉन्ग टर्म एसेट बनाने के लिए जो पैसा लगाया है उसको भी घटा दो, तो आपका रेवेन्यू डेफिशिएट है जो कि आ जाएगा। समझ गए, प्राइमरी डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट और रेवेन्यू डेफिशिएट। ओके, तो आपका टोटल जो खर्चा है उसमें से आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाए हैं उसको भी हटा दोगे तो आपका रेवेन्यू डेफिशिएट है जो कि आ जाएगा। तो ये 3-4 वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब देखो इस बार के बजट के बारे में बात करेंगे। अब हमने हिस्ट्री भी देखी, हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज भी देखी, अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट बजट की तरफ। ऑलराइट, फिर लास्ट में समरी भी करवाऊंगा और उसके बाद में आपको एक लेमन लैंग्वेज में भी समझाऊंगा। तो इस बार का जो बजट था ना दोस्तों, वो मेजरली 7 प्रायोरिटीज़ के ऊपर सेट किया गया था। ओके, अमृतकाल का फर्स्ट बजट बोला गया क्योंकि हम चाहते हैं कि जब देश को 75 साल हो जाए और देश को 100 साल हो जाए आज़ाद हुए, तो उस टाइम पे हम लोग जो है वो काफ़ी, 75 साल तो खैर हो गए, मतलब 100 साल जब हमारे देश को 2047 में हो जाए तो हम लोग क्या हो जाए, डेवलप कंट्री हो जाए, हम लोग काफ़ी आगे पहुंच जाएं पर कैपिटा इनकम और हर चीज़ के अंदर। तो इसी को लेकर फर्स्ट अमृतकाल का ये बजट है जो कि पेश किया गया, जिसमें 7 प्रायोरिटीज़ दी गई। अब सारे के सारे जो भी आपके स्कीम्स है वो सारे इन्हीं के अंदर है, जैसे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ST SC OBC को लेकर है, लास्ट माइल के अंदर आपके क्या बोलते हैं, डिजिटल को वाले सारे के सारे योजनाएं आ गई, इंफ्रा में इंफ्रा वाली आ गई, ग्रीन ग्रोथ में आपके हाइड्रोजन क्लाइमेट वाले ये सारी योजनाएं आ गई, यूथ पावर में हमारे जो यूथ वाली आ गई, स्टार्टअप्स वाली ये सब आ गई, फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंशियल आ गई, पोटेंशियल में बाकी सारी चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से ये 7 प्रायोरिटीज़ है जो कि सेट किया गया, सब कुछ इसी के अंदर डिफाइन किया गया है। समझ गए। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो कि टैक्स रिजीम है, आप सभी को मालूम होगा कि पहले 2.5 लाख तक का दोस्तों टैक्स के अंदर कंसेशन था, इस बार बढ़ा के उसको 3 लाख है जो कि कर दिया गया। ये बात ध्यान रखिए, 3 से 6 लाख 5% है। 3 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम जाएगी, जैसे कि आपकी 4 लाख की इनकम है तो 3 लाख से ऊपर कितने हो गए, 1 लाख एक्स्ट्रा हो गया, तो 1 लाख का 5% है जो कि आपको टैक्स में देना पड़ेगा अगर आपने कोई रिबेट नहीं ले रखी है तो 3 से 6 लाख के बीच में 5%, 6 से 9 के बीच में 10%, 9 से 12 हो गया 15, 12 से 15 हो गया 20 और 15 से ऊपर 30%। तो पहले अगर आप देखोगे तो 2.5 लाख तक की लिमिट थी, अभी इसको 3 लाख नील कर दिया गया है। और पहले 10 लाख से ऊपर की इनकम के अंदर जो है वो 10 लाख से ऊपर की इनकम अगर हो जाती थी तो 30% टैक्स लगता था। आप देख लो पहले वाले केस के अंदर। इस बार जो है ऐसा नहीं है, इस बार जो है थोड़ा बेटर कर दिया, 15 लाख तक आप देख सकते हो कि 30% है जो कि बढ़ाया गया है। ठीक है, पहले भी 15 लाख ही था, यहाँ पे आप देख लो पहले भी 15 लाख ही था। ओके, और उससे ऊपर 30% है, लेकिन आपको 2.5 लाख तक पहले नील था, अभी 3 लाख तक आपका नील है जो कि हो चुका है। रिबेट विबेट मिला के 6-7 लाख तक है जो कि पहुंच जाता है कुल मिला के। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात, पैन कार्ड को दोस्तों आप कॉमनली अब आज के टाइम पे आप आईडी के तौर पे काम में ले सकते हो, पहले आईडी के तौर पे काम में नहीं ले सकते थे, है ना। डिजिटल सिस्टम में एक कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पे काम में लिया जाएगा।
ओके, इस बार बोला गया कि भाई निर्मला जी के द्वारा कि पिछले 9 सालों के अंदर हमारे पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है और 1.97 लाख रुपीज़ है जो कि हो गई है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर मैंने बड़ी कर दी है, तो आप देखोगे तो हमारे इंपोर्ट जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं, 30% हो गए हैं जीडीपी के इस साल के अंत तक। पिछले 2 साल पहले ये 21% थे। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि टोटल हमारा जीडीपी का 30% है जो कि इंपोर्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट दोस्तों हमारा यहाँ पे 22% के आसपास है जो कि 19% से बढ़ गया, यानी कि इंपोर्ट भी बढ़ गया और एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है कंपैरेटिवली क्योंकि वो 21 से 30% हुआ है। एक्सपोर्ट हमारा 19 से 22% हुआ है हमारे टोटल जीडीपी का। इसी प्रकार से पैसा दोस्तों कहाँ कहाँ दिया गया है टोटल बजट में वो दिखाया गया है यहाँ पे, और कितना कम हुआ है। जैसे कि इंटरेस्ट दोस्तों 10 लाख करोड़ रुपए, हमारे पूरे देश को चलाने के लिए 45 लाख करोड़ की ज़रूरत है। देश को एक साल चलाने के लिए 45 लाख करोड़ की ज़रूरत है। अब उसमें से देखो कहाँ कहाँ पे पैसा दिया गया, 10 लाख करोड़ तो सिर्फ इंटरेस्ट में चले गए। डिफेंस में दोस्तों 4,32,000 करोड़ रुपए, फूड सब्सिडी में 2 लाख करोड़, टैक्स में 2 लाख करोड़, फर्टिलाइजर में 2.25 लाख करोड़, एजुकेशन में दोस्तों कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई, 1,12,000 करोड़, हेल्थ में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, 88,000 करोड़, सोशल सेक्टर में 55,000 करोड़ रुपए। ओके, पेंशन के अंदर 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास, रूरल डेवलपमेंट के अंदर भी नेगेटिव है, 2,38,000 मनरेगा का बजट कम कर दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन का बजट बढ़ा दिया गया है। जो जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं ना वो सारे के सारे बजट इंक्रीज हुए हैं उसके अंदर डिपार्टमेंट में। जैसे कि ट्रांसपोर्ट स्टेट को जो है वो ज़्यादा पैसा मिला है थोड़ा बहुत। ओके, इंटरेस्ट में बढ़ोतरी है, ट्रांसपोर्ट में बढ़ोतरी है, एनर्जी आईटी के अंदर। इसीलिए अगर आप देखोगे कल का स्टॉक मार्केट का तो जिन जिन सेक्टर में बढ़ोतरी करी गई बजट उसके अंदर थोड़ा सा जो है अब देखने को मिला है। जहाँ जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे नेगेटिव हो गया है। तो ये जो ग्रीन वाले हैं ना, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन है, एनर्जी है, यहाँ पे बहुत ही मामूली सी बढ़त है बढ़त लेकिन बहुत ही मामूली है। और रेड वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं वो नेगेटिव वाले हैं। फूड सब्सिडी के अंदर बहुत ज़्यादा 2.5% के आसपास कम कर दिए गए हैं। और बाकी तो साइंटिफिक डेवलपमेंट के अंदर 32,000 करोड़ है। ये सब आपको देखने को मिला है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मनरेगा का बजट की बात करें तो पहले जीडीपी का जो है वो नियर बाय 2.5-3% के आसपास था। आज के टाइम पे मात्र 1.3% पे दोस्तों पहुंच चुका है। रूरल डेवलपमेंट के अंदर भी 5.3% यानी कि गिरावट देखने को मिली है। ऑलराइट, हायर एजुकेशन के पास में वही 1% के आसपास है। स्कूल एजुकेशन में 1.4% है ना। सोशल वेलफेयर में भी 1.29%। तो बहुत ही मामूली सा गिरावट या फिर ऊपर की तरफ देखने को मिला है। देखो इस बजट को जो है वो विजन भी बोला गया है 2047 का। जैसे कुछ चीज़ें जो है वो फ्यूचर को देखते हुए भी रिलीज़ करी गई हैं, जैसे कि 35,000 करोड़ रुपए ग्रीन एनर्जी के लिए लगाए गए हैं ताकि आने वाले टाइम पे हम लोग नेट ज़ीरो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। इंफ्रा पे दोस्तों 33% की बढ़ोतरी है इंफ्रा के ऊपर, या फिर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार खर्चा कर रही है अपने एसेट को बनाने के लिए, उसमें काफ़ी बड़ा बढ़ोतरी है। 10 ट्रिलियन रुपीज़ यहाँ पे खर्चा किया जा रहा है। एग्रीकल्चर के अंदर 20 लाख करोड़ की क्रेडिट के लिए बोला गया है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी के ऊपर काफ़ी पैसा लगाया जा रहा है। फिनटेक के अंदर पीएम विकास स्कीम लॉन्च करी गई है डिजिटल पेमेंट के लिए। तो ये कुछ फ्यूचर को लेकर योजनाएं लॉन्च करी गई है। ऑलराइट, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको कि हुआ क्या है कि जो जितने बड़ी कंपनीज है ना और जो ज़्यादा पैसे कमा रही है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, उनके ऊपर टैक्स बहुत कम है, और जो कम प्रॉफिट कमा रही है उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा है। ये थोड़ा बहुत ही अजीब सी बात है कि अमीर आदमी को या बड़ी कंपनीज को कम टैक्स देना पड़ रहा है। आप देख सकते हो 517 ऐसी कंपनीज है जो हमारे देश में 500 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाती है, उनका तो इफेक्टिव टैक्स रेट कम है। और जो 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है उनका, ये देखो 1 से 10 करोड़ का जो प्रॉफिट कमाती है उनका टैक्स ज़्यादा है, इफेक्टिव टैक्स। लेकिन जो ज़्यादा कमा रही है कंपनीज उनका इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो बहुत ही कम है। सरकार ने दोस्तों कंपनीज को प्रमोट करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में गिरावट करी थी। आप देख सकते हो इफेक्टिव रेट जो है पहले कितनी ज़्यादा थी, 30% के आसपास थी, अभी गिरा के इसको 22.2% है, जो कि अभी 2 साल पहले कर दिया था इसको। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डाटा है, पेपर में इसके बारे में पूछा जा सकता है ना। तो पहले 22.5 थी, उसको 2 साल पहले 22.2 कर दिया गया था। तो ये पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इफेक्टिव टैक्स रेट कॉर्पोरेट के लिए कितना है। ऑलराइट, चलिए सब्सिडी
ज़्यादा बढ़ाई गई है सभी के लिए। जैसे ही आपको मालूम है कि मार्केट में फर्टिलाइज़र की रेट बहुत इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर हो रही है, तो यूरिया की सब्सिडी, फूड की सब्सिडी, पेट्रोलियम की सब्सिडी, ये सब सब्सिडी के अंदर दोस्तों बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑलराइट, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट, वहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और 2.4 लाख करोड़ रुपीज़ है जो कि दिए गए हैं रेलवेज़ के लिए। और इस बार रेलवे का बजट ज़्यादा है। 2013-14 के अंदर जो रेलवे का बजट था ना, उससे 9 गुना ज़्यादा है जो कि आज के टाइम पे टोटल है जो कि हो चुका है। अगर मैं रेलवे के बजट की बात करूँ तो रेलवे के बजट को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें अलग से वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करी गई है, जिसमें सोनीपत, रायबरेली, लातूर, चेन्नई, यहाँ सारी जगह पे वंदे भारत ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है, 100 रुपये कमाने के लिए कितने पैसे लगाते हो आप? पहले 2021-22 में 107 रुपये लग रहे थे, अभी ये 98 रुपये लग रहे हैं 100 रुपये कमाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में मैंने आपको बता ही दिया कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है और बजट भी दोस्तों कोई खास इंक्रीमेंट नहीं किया गया है ना। आज भी दोस्तों जीडीपी का 2% से नीचे की टाइप पे हमारा हेल्थ का बजट है, तो 1.98% है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ओवरऑल बजट। ओके, पहले 1.85% था, अभी उसको 1.98% कर दिया है, तो बहुत ही मामूली सा बजट। अगर आप देखोगे तो है ना, सबसे ज़्यादा हेल्थ के ऊपर जो खुद की जेब से जो पैसा लगता है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, इन सब में आपकी जेब से पैसा कम लगता है। इन सब कंट्रीज़ में, इंडिया में दोस्तों जेब से काफ़ी पैसा है जो कि लगता है ना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हेल्थ का बजट दुनिया के सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारा बहुत ही कम है। और स्टेट वाइज भी बात करें तो स्टेट वाइज स्पेंडिंग है जो कि नीचे की तरफ दिखाई गई है। चलो आगे बात करते हैं, कुछ और स्कीम है जो कि स्पेशली सरकार के द्वारा बोली गई, जैसे कि ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, इसको श्री अन्न योजना का नाम है जो कि दिया गया। आपको मालूम है ज्वार बाजरा जो होता है, मक्का, ये सब जो है इसके अंदर हम लोग काफ़ी आगे हैं, तो श्री अन्न ये नाम है जो कि इसको दिया गया। ग्लोबल हब है जो कि हम लोग मिलेट्स का बनाना चाहते हैं। 2023 को दोस्तों हमने ईयर के तौर पर भी रिकग्नाइज किया है। बहुत ही न्यूट्रिशन होता है, सुपर फूड हम इसको कहते हैं। इसी प्रकार से सिकल सेल अमीनिया को एलिमिनेट करने के लिए, अनीमिया को एलिमिनेट करने के लिए 2047 हमने दोस्तों ये टारगेट है जो कि रखा है। ओके, 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग है जो कि 40 साल तक की उम्र के लोगों के हम लोग करना चाहते हैं। एक और योजना पीएम प्रणाम, इसका फुल नेम है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पीएम प्रणाम, इसका मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि फर्टिलाइजर का एक अल्टरनेटिव तरीका लेके आएँ और हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर को बैलेंस करें, ताकि हमारे यहाँ पे खेतीबाड़ी के अंदर ज़्यादा केमिकल नहीं रहे और थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव हो। तो उसका नाम पीएम प्रणाम है जो कि रखा गया है, रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये इसका फुल फॉर्म है। गोवर्धन स्कीम, गोवर्धन स्कीम का मतलब बायो एग्रो रिसोर्स को बढ़ाना। 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट जो कि सेटअप करने के लिए बोले गए गोवर्धन योजना में। गोवर्धन योजना पुरानी है वैसे, लेकिन इसमें कई नए प्लांट का सेटअप करने के लिए बोला गया है। ऑलराइट, 10,000 करोड़ रुपए का बजट भी है। अमृत धरोहर, धरोहर का मतलब क्या है? वैसे तो लगता है कि हेरिटेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार वेटलैंड के बारे में चर्चा करी गई है। जो हमारे वेटलैंड होते हैं ना, तो हमने वेटलैंड दोस्तों हमारे यहाँ पे 75 है जो कि टोटल हो चुके हैं, है ना। पहले बहुत कम थे, तो इनको हमने अमृत धरोहर का नाम है जो कि दिया है। वैसे ही एक यूनिटी मॉल बनाने की बात करी गई है कि स्टेट जो है वो एक यूनिटी मॉल बनाए, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट में वन प्रोडक्ट, जीआई प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, इन सबको हम लोग प्रमोट करें। तो एक ऐसा हर एक स्टेट अपना मॉल बनाए कि भाई मान लो राजस्थान के अंदर अजमेर से ये प्रोडक्ट है, जयपुर से ये प्रोडक्ट को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, है ना, सीकर से ये कर रहे हैं, झुंझुनू से ये कर रहे हैं, नागौर से ये कर रहे हैं, गंगानगर से, जैसलमेर, बाड़मेर, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट हो। इसको यूनिटी मॉल बनाने के लिए सरकार के द्वारा बोला गया है। इसे महिला सम्मान बचत पत्र दिया गया है, जिसमें बोला गया है स्मॉल सेविंग स्कीम है महिलाओं के लिए। 2 साल के लिए आपको 7.5% का ब्याज है जो कि सरकार देने वाली है। तो ये एक नई योजना लॉन्च करी गई। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा एक बजट के बारे में मैंने आपको बताया। आप थोड़ा समरी देख लेते हैं, मैं आपको पूरा बजट समराइज करके 10 मिनट में बताने वाला हूँ। ठीक है, आपने डिटेल में बहुत सारा पढ़ लिया होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा आपने, मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया अभी इसके बारे में। अब मैं आपको आने वाले 5 मिनट के अंदर पूरा बजट है जो कि समराइज करके बता रहा हूँ। ऑलराइट, देखिए फर्स्ट बजट है अमृतकाल का। ग्रोथ एक्सपेक्टेड 7% है और 6.8% का जीडीपी, रियल जीडीपी का फोरकास्टिंग किया गया है। पर कैपिटा इनकम डबल 1.97 हो गया है पिछले 9 सालों में, ये बताया गया है।
फ्री फूड स्कीम है, आने वाले 1 साल के लिए 2 लाख करोड़ सरकार है जो कि वहन करने वाली है। 7 प्रायोरिटीज थी बजट की, ये मैंने आपको बता दिया। सारी योजनाएं इन्हीं के अंदर है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रा, ग्रीन, यूथ, फाइनेंशियल और अनलीजिंग पोटेंशियल। अमृत भारत क्लीन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। 2200 करोड़ रुपए हॉर्टिकल्चर पे खर्च करने के लिए बोला गया है। एग्रीकल्चर में क्रेडिट देने के लिए 20 लाख करोड़, 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस, 157 मेडिकल कॉलेजेस और सेटअप करे गए 2014 के बाद में। फार्मा में R&D करने के लिए बोला गया है। डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। 6000 करोड़ रुपए प्रमोट करने के लिए फिशरीज को, मत्स्य पालन को। 15000 करोड़ रुपए 3 साल के लिए दिए जाएंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए। नियर बाय 39,000 टीचर रिक्रूट करे जाएंगे। 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है जो कि 3.5 लाख ट्राइबल बच्चों के लिए सेटअप करे जाएंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओके, सरकार का 33% बढ़ के 10 लाख करोड़ हो चुका है ना, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रा के लिए, इन सब के लिए। और रेलवे में 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट आज तक का हाईएस्ट एलोकेट किया गया है। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट है जो कि बनाए जाएंगे। इसमें वंदे भारत ट्रेन को भी इंक्रीज करने के लिए बोला गया है। 50 एडिशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए बोला गया है। 10,000 करोड़ रुपए जो आपके फंड है डेवलपमेंट फंड के लिए, अर्बन के लिए देने के लिए बोला गया है ना। मैन होल जो है वाले सारे काम मशीन होल पे कन्वर्ट किए जाएंगे। मैकेनिकल सीवेज को प्रमोट किया जाएगा हर एक सिटी के अंदर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर क्या किया गया है, जो कंप्लायंसेस थे ना 40,000 के आसपास छोटे मोटे कंप्लायंसेस, उन सबको हटा देने के लिए बोला गया है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए बोला गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सेंटर जो है टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सेटअप किए जाएंगे। 7,000 करोड़ रुपए थर्ड फेज ई कोर्ट है जो कि बनाए जाएंगे। गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी, ई गवर्नेंस पॉलिसी। 5G सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए 100 लैब है जो कि सेटअप करी जाएगी। स्मार्ट रूम सेटअप करे जाएंगे। R&D दिया जाएगा IITs के अंदर, है ना। डायमंड जो लेबोरेटरी में ग्रो किए जाते हैं उनको लेकर। 35,000 करोड़ रुपए एनर्जी ट्रांजेक्शन के लिए। और हाइड्रोजन प्रोडक्शन 5 MMT 2030 तक। 20,000 करोड़ रुपए रेन्यूएबल एनर्जी लद्दाख के अंदर। परिणाम योजना मैंने आपको बताई दी। बायो रिसोर्सेज को सेटअप करने के लिए। इसी प्रकार से जो पुराने व्हीकल्स होते हैं ना, ओल्ड व्हीकल्स, उनको स्क्रैप करने के लिए सरकारी जितने भी एम्बुलेंसेज हैं, सरकारी गाड़ियाँ हैं, उनको सबको पुराने को डंप करने के लिए बोला गया है। व्हीकल रिप्लेस करने के लिए बोला गया है। 36 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सेटअप करे जाएंगे। 9,000 करोड़ रुपए दिए गए MSMEs को क्रेडिट गारंटी के लिए, है ना। और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को 1% कम कर दिया जाएगा। महिला सम्मान मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। फिजिकल डेफिशिएंट 2024 के लिए 5.9% जो कि रखने के लिए बोला गया है। ऑलराइट, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और टैक्सेशन सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले 2.5 लाख तक जीरो था, अभी 3 लाख तक कर दिया गया है। 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15, 12 से 15 20 और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 30% आपको देना पड़ेगा। 15 लाख से ऊपर जितना भी आपका इनकम होगा। हाई सरचार्ज को रिड्यूस कर दिया गया है 37 से 25%। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स, ऑलराइट, ठीक है। सेस किसी स्पेशल पर्पस के लिए टैक्स के ऊपर टैक्स जो कि लगाया जाता है। अब कुछ और नई स्पेशल योजना है जो कि पेपर में आएगी आपसे पेपर में पूछेंगे, जैसे कि मिस्टी स्कीम के बारे में पूछेंगे। ये मिस्टी स्कीम क्या है? देखो, ये स्कीम लॉन्च करी गई है मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचाने के लिए कोस्टलाइन वाले एरिया के अंदर। इसका पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ये इसका पूरा नाम है। समझ गए मेरी बात? मिस्टी इसका नाम है जो कि दिया गया है, पेपर में पूछेंगे। आपको मालूम है इंडोनेशिया में दुनिया के 1/5 आपको मैंग्रोव देखने को मिलते हैं। 3% दुनिया के हमारे कंट्री में भी है। सुंदरबन, अंडमान, कच्छ, जामनगर, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो गया, रोड नेटवर्क बनना, नेचुरल काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की वजह से इरोजन हो रहा है, मैंग्रोव कम हो रहे हैं, तो हम उनको बचाना चाहते हैं। पिछले 10 सालों में हमने 600 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है जो कि खो दिया है ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से। ओके, अब लास्ट में देखते हैं कि क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस बजट के अंदर क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं एरो जो प्लेन्स है, एरोप्लेन्स और उनके जो एयरक्राफ्ट है, ओके, वो सस्ते होंगे। गोल्ड जो है वो सेमी मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म जो है वो आपको सस्ता मिलेगा। मेटल और सिल्वर, ठीक है, सेमी फर्निश्ड मैन्युफैक्चर्ड कोई भी प्रोडक्ट है, टायर्स हैं, रबर है, ये सब आपको सस्ता मिलेगा। प्लैटिनम सस्ता हो जाएगा। ओके, इसके अलावा मेटल के कोई भी स्क्रैप है, वेस्ट है, टीवी है, कैमरा है ना, एक्वाकल्चर वाले जो चीज़ें हैं, प्रीशियस मेटल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सस्ती होती हुई मिलेगी। तो इसमें से कोई ऐसी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं जो कि आपके काम की हैं। कैमरा के पार्ट फिर भी थोड़ा बहुत आपके काम के हो सकते हैं।
एक्सपेंसिव क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपेंसिव होने वाले हैं, और कई सारे ऐसे केमिकल्स एक्सपेंसिव होने वाले हैं जो कि रबर इंडस्ट्री में काम आते हैं। प्रीशियस मेटल्स हो गए, आर्टिकल्स जो होते हैं बने हुए जो होते हैं वो, है ना, ज्वेलरीज हो सकती हैं थोड़ी महंगी होने वाली है। इलेक्ट्रिक किचन की जो चिमनी है वो, बाइसिकल, टॉयज़, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़, ये सारे आपको एक्सपेंसिव होते हुए नजर आएंगे।